खबर तफसील से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जहां सरकार और उसके इत्तेहाद में सभी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि शहरियत तरमीमी कानून को लोग तस्लीम करें, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें सरकार की इस कोशिश को नाकाम करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। पीएम मोदी ने कल ट्वीट पर #इंडिया सपोर्ट सीए मुहिम शुरू की। वहीं आज केरल असेंबली की करारदाद से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा होगा। केरल की असेंबली ने आज शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक करारदाद को मंजूरी दी है। इस करारदाद में मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। केरल शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करने वाली पहली रियासत बन गई है। दिल्ली के सीलमपुर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद बर्पा हुआ था। तशद्दुद में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार 2 अफराद को दिल्ली की करकडुमा कोर्ट से राहत मिली है। दोनों मुलजमीन को कोर्ट ने अबूरी जमानत दे दी है। इन मुलजमीन को कोर्ट ने 3 हफ्तों के लिए जमानत दी है। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में हुए सीमापुरी तशद्दुद एहतजाज के मामले में करकडुमा कोर्ट में मुलजमीन की जमानत अर्जी पर समाअत हुई। 11 मुलजमीन की जमानत अर्जी पर अब अगली समाअत 6 जनवरी को होगी। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी तशद्दुद केस को अब खुसूसी जांच टीम SIT के सुपुर्द कर दिया है। उधर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। एनसीपी सदर शरद पवार ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को खत लिखा है। खत में शरद पवार ने ममता बनर्जी को यकीन दिलाया है कि वो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज की हिमायत करते हैं। ममता बनर्जी 3 जनवरी को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत लाने वाली हैं और इन्होंने ऐलान किया है कि वो 3 जनवरी को बड़े पैमाने पर रैली करेंगी। ये रैली कोलकाता के मल्लागुरी मोड़ से बेगाजतन पार्क तक होगी। समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में शहरियत कानून, NRC और NPR की मुखालिफत में एहतजाज कर रही है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर से पार्टी के अरकान असेंबली तक मार्च करने वाली साइकिल रैली को रवाना किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने शहरियत तरमीमी कानून और NPR के सिलसिले में मरकजी हुकूमत और योगी हुकूमत को निशाना बनाया। मुझे खुशी है इस बात की कि जब सदन शुरू हुआ है विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, तो सभी विधायकों ने यह फैसला लिया कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत की ताकत से लोकतंत्र को कुचल रही है, उसका विरोध केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं लोकतंत्र में, उसका विरोध पूरे देश और दुनिया में हो रहा है। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, आप नागरिकता किस आधार पर देना चाहते हैं? आप धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुसलमान को नागरिकता न मिले और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो बात आसाम से शुरू हुई, क्या आसाम के लोग संतुष्ट हैं जो फैसला आपने लिया है? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग संतुष्ट हैं जो जिस तरीके का CA एक्ट आप लेकर के आए हैं? और उसके बाद आप पूरे देश को डरा रहे हैं कि NRC लागू किया जाएगा। फिर आप ही के लोग कहते हैं कि NRC नहीं लागू होगा और ये नई व्यवस्था ला रहे हो। क्या आधार में सब चीज़ें नहीं मौजूद हैं? पिछले कितने वर्षों से आधार के माध्यम से आपने एक एक नागरिक का, भारत में रहने वाले एक एक नागरिक का आपने सब डेटा इकट्ठा किया है। क्या ऐसी जानकारी है जो आधार कार्ड में नहीं मौजूद है, वो आप NPR से लेना चाहते हैं? प्रियंका गांधी के बाद आज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाना बनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, मुल्क का रंग तिरंगा ही रहेगा। न जाने कितनी बार उठाया है। आप जिस जगह खड़े हैं, निकलते ही आप बाएं चले जाएं,
केवल रंग बदलने के लिए, भगवा करने के लिए, पता नहीं क्या है भगवा में। और पीताम्बर रंग नहीं बोलोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा तो हम तो पीताम्बर को भी मानते हैं। पीताम्बर रंग, नया भगवा रंग, लेकिन देश का रंग तिरंगा ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले। यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इल्जाम लगाया है कि यूपी में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद में पीएफआई का हाथ होने की बात सामने आई है। पीएफआई पर पाबंदी की बात चल रही है, अगर किसी ने सर उठाया तो उसे कुचल दिया जाएगा। पूरे अराजकता, पूरे आगजनी, पूरे बलवे के पीछे विशेष तौर से पीएफआई का ही हाथ था और उसकी जांच के माध्यम से सच भी सामने आ रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिमी किसी भी रूप में अगर प्रकट होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। इस प्रदेश में, देश में किसी भी प्रकार का देशद्रोही आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैन की तैयारी उसका प्रस्ताव चल रहा है और निश्चित तौर से ऐसे संगठनों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, प्रतिबंधित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जेडीयू के नायब सदर प्रशांत किशोर के मुताबिक बिहार असेंबली इंतखाबात में जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर बीजेपी की जानिब से ऐतराज जताया गया है। सही नहीं है, इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि जदयू यहाँ पर बड़ी पार्टी रही ही है, आज से नहीं 2004 से है। और भाजपा के साथ जो जदयू का गठबंधन है उसमें जदयू बड़ी पार्टी के तौर पर ही लड़ती रही है। और अगर आप विधानसभा के चुनाव को देखेंगे 2004 में भी, 2009 में भी, दोनों ही टाइम जदयू के सीटों की संख्या भाजपा से बहुत ज्यादा थी, तो वही आधार रहेगा आगे भी। वहीं प्रशांत किशोर ने आज एक ट्वीट भी किया है जिस पर बिहार की सियासत में हंगामा बरपा हो गया। ट्वीट में प्रशांत किशोर ने सुशील मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 2015 में शिकस्त के बाद हालात के मद्देनजर सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने। प्रशांत किशोर ने मजीद कहा कि सुशील मोदी इन्हें सियासत की हद ना बताएं और जेडीयू के किरदार पर कोई दूसरी पार्टी दखल ना दे। ये बड़ा ट्वीट है प्रशांत किशोर की तरफ से जिसने हंगामा बर्पा कर दिया, जिसके बाद ट्विटर पर बयानों का रेला लगा हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा हमला प्रशांत किशोर की तरफ से किसी बीजेपी लीडर पर और नायब वजीर आला पर। उधर सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार की सरबराही में ही असेंबली इंतखाब लड़ेगी। दूसरी जानिब जेडीयू और बीजेपी में जारी रस्साकशी पर वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। वहीं जेडीयू और बीजेपी में जारी सियासी घमासान पर सियासी पार्टियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जनता दल के प्रवक्ता नहीं, ना पदाधिकारी। अभी जनता दल ने अपने पदाधिकारियों की घोषणा नहीं की है, इसलिए उनके किसी वक्तव्य पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मामला पार्टी देखेगी, पार्टी इस पर रिएक्ट करेगी और हमारे माननीय पार्टी के जो माननीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ टिप्पणी उनके बयान पर किया है। क्या लगता है बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे हम लोग? मैंने कहा ना, इन सब बातों पर हमारी पार्टी रिएक्ट की है और आगे भी करेगी। उस पर सवाल जवाब किया ही है, तो सब शीर्ष नेता लोग बैठकर आपस में तय करते हैं, होना ही चाहिए। प्रशांत जी अभी नए नए आए हैं, उस सिस्टम को समझना चाहिए। अब जिस फार्मूले को प्रशांत किशोर जी रख रहे हैं, मेरा नहीं मालूम कि वो किस हैसियत से रख रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या प्रामाणिकता है उसकी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के बयान को कई बार उन्हीं के दलों ने कई बार खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू बड़ी भूमिका में है और सभी दलों में हो या सभी लोग हों, हर लोगों को इस लोकतंत्र में अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये बात न करे जिससे कि लोगों को व्यक्तिगत स्वाभिमान को धक्का लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो उनकी बात हो सकती है। जो बात प्रशांत किशोर जी आज कह रहे हैं, ये बात तो तेजस्वी जी 26 जुलाई 2017 में कह चुके थे
और इसी को वो रिपीट कर रहे हैं। और जो सुशील कुमार मोदी जी जो अपने आप को स्वाभिमानी और बड़ी बड़ी एडजेक्टिव से जो सवार रहे हैं, अगर स्वाभिमानी है तो पद छोड़ दे। जनादेश उनको तो मिला नहीं था, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, सबसे ज़्यादा जनादेश आरजेडी का है। वो तो सही में परिस्थितिवश उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, स्वाभिमान की रक्षा करें तो अपना पद छोड़ें। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में एक पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं और उनके जूते की नोक के बराबर भी प्रशांत किशोर की हैसियत नहीं है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर करते हैं तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनकी हैसियत जेडीयू में भी नीतीश कुमार जी के बाद ललन सिंह जी हैं, आरसीपी सिंह जी हैं, उन लोगों से भी अगर बड़ी है तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, जेडीयू के लोग इस पर जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में इंतजामिया ने शहरियत कानून और एनआरसी की मुखालिफत के दौरान बरपा तशद्दुद में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 59 अफराद को नोटिस जारी किया है। आपको बताते चले कि 19 और 20 दिसंबर को बड़े पैमाने पर एहतजाजियों ने अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था और पुलिस पर हमले किए थे। पथराव के नतीजे में 55 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रोडवेज की एक बस को आग लगा दी गई थी और 3 बसें तोड़ दी गई थी। योगी हुकूमत ने 15,35,000 की अवामी इमलाक के नुकसान की वसूली के लिए 59 अफराद को नोटिस भेजा है। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह का कहना है कि नुकसान की रकम शरपसंदों से वसूली जाएगी। देखिए, जनपद में दिनांक 19 और 20 तारीख को उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ आगजनी की घटना की गई थी, जिसमें रोडवेज की एक बस में आगजनी लगाई की गई थी और कई बसों में और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। उनकी क्षति का आकलन हम लोगों ने किया है और अभी प्रारंभिक आकलन के अनुसार कुल 15,35,000 रुपये का क्षति सार्वजनिक संपत्ति का हुआ है। 59 उपद्रवियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य वीडियो क्लिप्स उपलब्ध हो पाए थे, उनके आधार पर इन सभी उपद्रवियों में जो 59 लोग चिन्हित किया गया है, इनको नोटिस जारी की गई है और इन्हीं से ये जो 15,35,000 रुपये की क्षति का प्रारंभिक आकलन हम लोग किया है, वो इन्हीं से हम लोग वसूल करें। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के दरमियान राजस्थान के शहर कोटा में 8 पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क की शहरियत दी गई है। पाकिस्तान के सूबे सिंध से ताल्लुक रखने वाले ये 8 पाकिस्तानी बाशिंदे सन 2000 से कोटा में रिहाइश पजीर थे और हिंदुस्तान की शहरियत देने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज इन अफराद को हिंदुस्तान की शहरियत दी गई। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश के ने शहरियत के दस्तावेज इन लोगों के हवाले किए। ये लगभग 2000 से यहाँ रह रहे थे और सभी पाकिस्तान से के सिंध प्रांत से यहाँ आए हुए थे। ये 8 लोग हैं जिनको राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा नागरिकता प्रदान करने के आदेश प्रमाण पत्र जारी करके भिजवाए गए विशेष वाक से और आज उनको जिला कलेक्टर के माध्यम से सभी को वितरित कराया गया है। हम सर यहाँ पे 20-25 साल से रह रहे थे, हमें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं थी और वहाँ से जितने भी सिंधी वहाँ रहते हैं सभी की यही इच्छा है कि हम इंडिया में चलें और हम यहाँ बहुत खुश हैं। हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है आज तक। हमारा परिवार सर 1987 में यहाँ आ गया था सर, उनके यहाँ इसलिए आए सर। अपन बहुत बड़ी बहुत मतलब बधाइयाँ हम सबको देना चाहेंगे। हम इंडियन पूरी हमें सम्मानित किया है, हमें बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है। आर्मी चीफ बिपिन रावत आज रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह जनरल मुकुंद नरावने मुल्क के नए फौजी सरबराह बन गए हैं। जनरल मुकुंद नरावने मुल्क के 28वें फौजी सरबराह हैं। इन्होंने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। साबिक आर्मी सरबराह बिपिन रावत कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबर का रुख कर लेते हैं। 2020 की शुरुआत से कबल यानी 2019 में हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। महकमे मिलिट्री उमूर की तश्कील हुकूमत की तरफ से दी गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे महकमे के सरबराह। जनरल बिपिन रावत बनाए गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो साबिक फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। इस बीच हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। हुकूमत की जानिब से महकमे मिलिट्री उमूर की तश्कील दी गई है और इसकी सरबराही करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथों होगी महकमे मिलिट्री उमूर की बागडोर। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुंतखब किए गए हैं, जो कल जिम्मेदारी संभालेंगे। हुकूमत ने 2020 यानी नए साल की शुरुआत से कबल ही बड़ा फैसला लिया है। नए साल को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच हुकूमत की तरफ से इसे बड़ा फैसला माना जा सकता है। महकमे मिलिट्री उमूर की तश्कील मरकजी हुकूमत ने की है, मोदी सरकार की तरफ से की गई है और इस महकमे के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, यानी जनरल बिपिन रावत होंगे। बिपिन रावत कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो 2020 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद हम 2020 में कदम रखने जा रहे हैं। नए साल की आमद पर दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। लोग नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों में लगे हुए हैं। लोग नए साल में अमन, खुशहाली और कामयाबी की तवक्को रखते हैं। नए साल की आमद के सिलसिले में आज दिल्ली में भी तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है। दिल्ली में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक समेत दिल्ली के 4 अहम स्टेशंस बंद हो सकते हैं। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए मुल्क बैरून मुल्क से कई सयाह कश्मीर पहुंच गए हैं। अगरचा रवा बरस ये तादाद कम है, मगर सयाहों का कहना है कि कश्मीर उनकी पहली पसंद है। वादी कश्मीर हमेशा से ही हर मौसम में मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की पहली पसंद रही है। मौसम सरमा में खास तौर पर सयाह बर्फ से लुत्फ अंदोज होने के लिए जन्नत बेनजीर का रुख करते हैं। हर साल व्हाइट क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए हजारों सयाह कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर की बर्फपोश वादियों और दीगर कुदरती नज़ारों में वो नए साल का इस्तकबाल करते हैं। रवां बरस हालात की वजह से सयाहती सनत को काफी नुकसान हुआ है। कश्मीर में इस बार नए बरस की आमद पर वो रौनक नजर नहीं आ रही है जो गुज़िश्ता बरसों के अंदर देखी जा रही थी। इस साल बहुत कम तादाद में यहाँ सयाह आए हैं। इस सब के बावजूद कश्मीर की सैर करने के लिए आए इन सयाहों का कहना है कि वादी से मुताल्लिक इनकी गलतफहमियां यहाँ आकर दूर हो गयी। इनका कहना है कि 370 हटाने के बाद इनके जहन में कई खदशात थे, मगर इसके बावजूद वो यहाँ आए। सर, हम यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं और हर साल की तरह हम पिछले साल भी आए थे और हर साल आते हैं। इस बार यहाँ पे क्राउड बहुत कम है एज कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। हर साल आते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, लेकिन अब की बार आ रहे थे तो हमारे मन में थोड़ा डर था, क्योंकि जब से 370 हटी है तो तब से ये माहौल बन चुका है कि अगर श्रीनगर जाएंगे तो कभी भी दंगा भड़क सकता है, तो ये डर का थोड़ा माहौल था। लेकिन हम फिर भी आए और अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो डर था वो कहीं ना कहीं इस वजह से जो टूरिस्ट है वो तो कम आ ही रहे हैं। हम आए तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं डर तो था ही कि आर्टिकल 370 हटा है तो क्या हो सकता है, कभी भी कोई भी दंगा हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकती है। लेकिन जो टूरिस्ट, यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी टूरिस्ट है वो आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कश्मीर की अगर बात की जाए, जो लोग हैं कश्मीर के वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, लोगों के साथ काफ़ी मिलजुल के रहते हैं। जो भी यहाँ उनको सुविधाएं सब दी जाती है। कई सयाहों का कहना है कि क्रिसमस और नया साल कश्मीर में मनाने का अलग ही मजा है। कई लोगों का कहना है कि इनकी तमन्ना ये थी कि वो कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा कश्मीर की सैर कर आएं। वाइट क्रिसमस तो हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो एक्चुअल क्रिसमस है वो तो स्नो में होता है, तो हमको भी वो एक्चुअल क्रिसमस कैसे होता है वो एक्सपीरियंस करना था। और जब हम लोग कल गुलमार्ग गए थे तो जो क्रिसमस ट्रीज पे स्नो गिरे हुए थे तो इतना ब्यूटीफुल था, वो तो जन्नत के जैसे। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम पहले से ही था, 2 साल पहले से कश्मीर देखना था, तो आज मेरा शादी के बाद 1 साल के बाद मेरा प्लान हो गया कि मुझे कश्मीर देखना करके, तो मैंने 2 महीने पहले ही बुकिंग किया था। और गुलमर्ग में 31 है, फिर बाद में पहलगाम है, फिर बाद में फिर से श्रीनगर है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मॉल बहुत अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो यहाँ आना चाह रहे हैं लेकिन
हालातों की वजह से, डर की वजह से नहीं आ पाए? यहाँ आना चाहिए, डर के वजह से घर पे बैठ के कुछ नहीं, आने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वादी कश्मीर में 31 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। ऐसे में यहाँ मौजूद सयाह भी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए पिछले सालों में यहाँ पे टूरिस्ट की खासी भीड़ रहा करती थी, लेकिन आज हालात उसके उलट है और यहाँ पे टूरिस्ट ना के बराबर है। लेकिन वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोगों को उम्मीद है कि नया साल इनके लिए नई खुशहाली लेके आएगा। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर में शोर आफाक ट्यूलिप गार्डन में गुलेलाला के बोने का अमल तेजी से जारी है। महकमे फ्लोरिकल्चर ने इस मरतबा मुख्तलिफ किस्मों के 12 लाख गुलेलाला बोने का फैसला किया है। बाग के रकबे में भी इजाफा किया गया है। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें मार्च अप्रैल सीजन की हैं, जब बाग गुलेलाला में सयाहों की कसीर तादाद को यहाँ के दिलकश और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा सकता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में लाखों रंग बिरंगे फूलों के इस खुशनुमा नज़ारे को देखने के लिए हर साल हजारों सयाह वादी कश्मीर का रुख करते हैं। इन दिनों ट्यूलिप बल्ब के बोने का अमल जारी है। क्योंकि फिलहाल मौसम मोतदिल है, महकमा फ्लोरिकल्चर के अफसरान बागवानों की टीम के साथ गुलेलाला बोने के अमल में जुटे हुए हैं। हम अक़साम के ट्यूलिप नीदरलैंड से दरामद किए गए हैं। साल 2020 में ज्यादा से ज्यादा सयाहों को यहाँ राग़िब करने के लिए महकमा फ्लोरिकल्चर ने कई इक़दाम शुरू किए हैं। गुलेलाला की अक़साम और तादाद में इजाफे के अलावा बाग के रकबे को भी काफी वुसअत दी गई है। देखिए, एक तो हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल थे ट्यूलिप्स वो हमने लगाए हैं, तो अब इस टाइम जो ट्यूलिप शो हो रहे हैं ये हमने बाहर से हॉलैंड से नीदरलैंड से लाए हैं। ये नियर अबाउट 5 लाख ट्यूलिप बल्ब्स है और इनकी जो वैरायटीज़ है नियर अबाउट ये 24-25 वैरायटीज़ ये है। इनमें नई वैरायटीज़ हमने ऐड की है, 5-6 वैरायटीज़ नई वैरायटीज़ भी ऐड की है। तो टोटल कितने ट्यूलिप्स आप इस बारी होंगे और कितनी वैरायटी? 12 लाख होंगे एंड द वैरायटीज विल बी मोर देन 40 वैरायटीज। ट्यूलिप गार्डन को मजीद रंग बिरंगा और खूबसूरत बनाने के लिए गुलेलाला बोने के दौरान इनका सही इंतजाज बेहद जरूरी है। 100 से ज्यादा तरबियत याफ्ता बागबान गुज़िश्ता 1 महीने से ट्यूलिप बल्ब बोने के मिशन पर हैं। इन बागबानों के इंचार्ज गुलाम रसूल कई बरसों से इस अहम काम पर मामूर हैं। वो रंगों के सही इंतखाब और इन फूलों की मुनासिब देखरेख को यकीनी बना रहे हैं। इस बाग की निगहदाश्त और इसे दिलकश और पुरकशिश बनाने में ये बागबान बेहद अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन हाँ, जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो आला ऑफिसर्स इसमें पेश जरूर रहते हैं। बुआई के टाइम में ज़्यादा ध्यान करना कि हमें स्ट्रेट लाइन करनी, पहले उसमें रस्सी डालनी में जो आपने देखा था, जो लाइन में हमें रस्सी करनी है और उसके साथ साथ लगाने के वक्त हमें 4 इंच नीचे करना है, उसके ऊपर मिट्टी डालना है क्योंकि बर्फबारी और आने वाले हैं, तो इसीलिए हमें उस पर नज़र रखना है। सबसे पहले कि जो हमने तैयारी की, पहले इसमें जो खाद वाद है उसमें हमने डलाए थे, 11 मिला हैं, जी मिला हैं और वर्मी कंपोस्ट साथ वो हमने पहले से लगाए थे। और उसके बाद ज़्यादा ख्याल इस वक्त लगाने के टाइम जो है उस वक्त तो पूरा ये ख्याल रखना है कि लाइन तो स्ट्रेट होनी चाहिए। साल 2020 में ट्यूलिप गार्डन के खुलने के साथ वादी कश्मीर में सयाहत के अहिया की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगस्त के महीने से टूरिज्म सनत को यहाँ भारी नुकसान पहुँचा है। मकामी लोगों को तवक्को है कि नया साल सयाहती शोबे के लिए भी अच्छी नवीद लेकर आएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।